Hello everyone, welcome to High Octane Academy, and in this session we will be going to discuss mole concept. So mole concept आपका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री का जो क्लास 9th से आना शुरू होता है साइंस की टेक्स्ट बुक में. सो क्लास 9th में साइंस की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3rd में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है. बाद में फिर ये क्लास 11th में भी फर्स्ट चैप्टर में आता है स्टोशियोमेट्री में. अभी फ़िलहाल इस लेक्चर्स में हम इसको क्लास 9th के बेसिस पे कवर करेंगे कि जितनी अंडरस्टैंडिंग क्लास 9th में दी हुई है बुक्स में, उसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है. मोल कॉन्सेप्ट जानने से पहले हमें कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली थोड़े से कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ मैथ्स के कंसेप्ट और कुछ आपके केमिस्ट्री के कंसेप्ट, इन दोनों का कोलैबोरेशन है बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट. मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो मूल कॉन्सेप्ट में यूज होता है वो है यूनिटरी मेथड. मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड क्या होता है कि जैसे एक कंडीशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि लेट से 20 पेन्स की कॉस्ट 20 पेन्स की कॉस्ट लेट से 200 रुपीज़ है, और अगर हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 17 पेन्स कितना होगा. तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है कि आपको कुछ नंबर्स ऑफ आर्टिकल की कॉस्ट दी होती है और कुछ और नंबर का कॉस्ट पूछा होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं मैथ्स में, यूनिटरी मेथड से. तो जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये किस तरह से होगा, दैट कॉस्ट ऑफ 20 पेन दैट इज इक्वल टू 200 रुपीज़. मतलब 20 पेन की कॉस्ट 200 रुपये है, तो हम हमेशा एक पेन की कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले. तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 200/20. यूनिटरी मेथड में आपको ये याद रखना है, अगर आपको ज़्यादा की कॉस्ट दी होगी और आपको एक की कॉस्ट निकालनी है तो हमेशा हम क्या करते हैं, उस केस में डिवाइड करते हैं. और जब भी हमें एक की कॉस्ट दी होती है और हमें ज़्यादा की कॉस्ट निकालनी होती है तो उस केस में मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 20 पेन की कॉस्ट 200 रुपये है तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 10 रुपीज़. तो ये किस तरह आया होगा, 200 को 20 से डिवाइड करके. इसीलिए यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालने के लिए 200 को 20 से डिवाइड किया. इसलिए यहाँ पे आंसर आया आपका 10 रुपीज़. अब जैसे ही हमें एक पेन की कॉस्ट पता चल गई तो हम 17 पेन की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं. तो कॉस्ट ऑफ 17 पेन्स, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक की कॉस्ट दी हुई है, हमें मल्टीपल की कॉस्ट निकालनी है, तो उस केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया 170 रुपीज़. यूनिटरी मेथड क्या होता है ये याद रखनी है कि अगर हमें मल्टीपल गिवन है, अगर हमें मल्टीपल का कुछ डेटा गिवन है और हमें एक का डेटा निकालना होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. और अगर हमें एक का डेटा गिवन होता है और हमें मल्टीपल का डेटा निकालना होता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट यूनिटरी मेथड, जो आपका मोल कॉन्सेप्ट में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा. अब आगे चलते हैं. आगे फिर मोल कॉन्सेप्ट जानने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मोल क्या होता है. मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले इन टर्म्स को समझते हैं कि मोल क्या चीज़ है. तो मोल क्या होता है, मोल एक तरीके से मेजरिंग यूनिट है बेसिकली. जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ चीज़ों को दर्जन में नापते हैं, डजन में नापते हैं. जैसे 1 डजन, अगर हम किसी भी चीज़ का 1 डजन बोले तो वो हमेशा कितना होता है, 12 होता है. फॉर एग्जाम्पल 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना इज इक्वल टू 12 बनानास. इसी तरह से किसी भी चीज का एक डजन क्या होगा, 12 होगा. जैसे 1 डजन लेट से पेन्स, तो वो कितना होगा, 12 पेन्स. इसी तरह से मोल भी एक मेजरिंग यूनिट होती है जैसे डजन होती है. बट मोल के अंदर क्या होता है, एक मोल में कितनी चीजें होती हैं, किसी भी चीज के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 चीजें होती हैं. हमें ये याद रखना है कि जिस तरह से ये डजन यूनिट एक होती है, इसी तरह से एक मोल यूनिट होती है. जैसे एक डजन में किसी भी चीज़ की 12 यूनिट्स होती हैं, उसी तरह से एक मोल में किसी भी चीज़ की 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होती हैं. तो अब जैसे एटम्स के केस में अगर हम बोलें कि अगर आपको दिया है जैसे 1 मोल ऑफ एटम,
तो एक मोल एटम का मतलब क्या है कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। मतलब अगर किसी प्लेस पे आपके एक मोल एटम्स इकट्ठे हो रखे हैं, सो उसका मतलब वहां पे कितने एटम्स इकट्ठे हो रखे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इकट्ठे हो रखे हैं। और इस नंबर को एक स्पेशल नाम दिया हुआ है केमिस्ट्री में, इसका नाम होता है एवोगैड्रो नंबर। सो हम इस नंबर को बार बार इसकी वैल्यू ना बोल के इसको इसके नाम से भी बोल सकते हैं। सो दिस इज नेम्ड एज एवोगैड्रो नंबर, और इसको इन शॉर्ट ये लिखने का तरीका होता है Na। सो ये बार बार ना बोलना पड़े इसलिए ये नाम दे दिया है, एक साइंटिस्ट के नाम पे ये नाम दिया हुआ है इसका, एवोगैड्रो नंबर। और इसको इसका सिंबल है Na, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है 1 मोल का मतलब। अच्छा, अगर हम बोले 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मोल का मतलब फिक्स है, ये नंबर होता है, बस वो यूनिट्स बदलती रहती हैं। जैसे यहाँ पे एटम्स पूछा था तो इतने एटम्स होते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पूछा है तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर आपसे पूछे कोई कि 1 मोल आयंस में कितने आयंस होते हैं, सो दैट इज अगेन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। सिमिलरली इफ somebody says 1 मोल ऑफ कंपाउंड, किसी भी चीज का 1 मोल जब भी होता है तो नंबर तो फिक्स ही रहता है, बस नाम जो होता है लेफ्ट साइड वही राइट साइड पे नाम आता है। क्योंकि बेसिकली अगर आप पेन्स की बात कर रहे हो तो राइट साइड भी पेन्स ही आएंगे। लेफ्ट साइड अगर आप बनाना की बात कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो 1 डजन बनाना, तो ऑब्वियसली वो 12 बनाना ही होंगे, 12 पेन्स नहीं हो सकते। सो वही चीज यहाँ पे है कि अगर आप 1 मोल ऑफ कंपाउंड बोल रहे हो, सो दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स ऑफ दैट कंपाउंड, राइट। और फिर हम एक हम जनरल वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री में, दैट इज पार्टिकल्स। सो 1 मोल ऑफ पार्टिकल, अब पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल एक आयन भी हो सकता है, पार्टिकल एक एटम भी हो सकता है, पार्टिकल एक मोल भी हो सकता है, बट हमें उससे कोई इतना मतलब नहीं है। अगर पार्टिकल लिखा है तो आप पार्टिकल वर्ड से ही उसको इंडिकेट करेंगे। सो 1 मोल ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। सो ये तो डेफिनेशन थी मोल की, कि मोल क्या होता है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसमें। अब इसके बाद फिर इसमें एक कंसेप्ट आता है मोलर मास का। भाई अब हमने ये तो जान लिया कि एक मोल के अंदर कितनी चीजें होती हैं, अब हमें ये जानना है कि एक मोल के अंदर कितना मास होता है। सो मास क्या होता है, मास इज एनीथिंग, मास इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनीथिंग, राइट। सो अब हमें यही जानना है कि मोलर मास का मतलब क्या होता है। तो मोलर मास का मतलब बेसिकली क्या होता है, उससे पहले हमें एटॉमिक मास और ये सब के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, तो हम वही चीज स्टार्टिंग से लेते हैं बेसिकली। सो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम का। सो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास कैल्शियम का होता है 40 यूनिट्स। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं U। सो बेसिकली एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है, 40 AMU, या U आप बोल दो 40 U। अब ये आप ज़्यादा ये वाली इंडिकेशन यूज होती है U वाली, सो आप इसको क्या बोलेंगे, 40 U। सो कैल्शियम का एटॉमिक मास अगर 40 U है तो मोलर मास क्या होगा। सबसे पहले तो ये मोलर मास होता क्या है, ये मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास, किसी भी चीज के एक मोल का मास। तो जैसे यहाँ पे लिखा है मोलर मास ऑफ कैल्शियम, तो इसका मतलब जब आप कैल्शियम के एक मोल एटम्स इकट्ठे कर देंगे, लेट्स से ये एक प्लेस यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, और इसके अंदर कैल्शियम के बहुत सारे एटम्स हैं। कितने एटम्स है, एवोगैड्रो के बराबर एटम्स है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है कैल्शियम के, तभी तो ये 1 मोल हो पाएगा। और जैसे यहाँ पे 1 मोल हो गया, अब इसका जो भी मास आएगा एटम्स का सबका मिला के, वो क्या होगा, वो मोलर मास होगा। और कोइंसिडेंस ये होता है कि कैलकुलेशन करते टाइम ये जो मोलर मास होता है
ये वही आता है जो आपका एटॉमिक मास होता है किसी भी चीज का, या मॉलिक्यूलर मास होता है, या फॉर्मूला यूनिट मास होता है। सो जो आपका मॉलिक्यूलर मास, जो आपका फॉर्मूला यूनिट मास, जो आपका एटॉमिक मास किसी भी चीज का होता है, वही मोलर मास होता है, बस यूनिट बदल जाती है। जैसे यहाँ पे यूनिट क्या थी, यू, तो अब यहाँ पे यूनिट कितनी हो जाएगी, ग्राम्स। सो इसलिए मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है, 40 ग्राम्स। सो इन सब का जैसे अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा कि इस प्लेस पे 1 मोल कैल्शियम एटम्स हैं, तो हर एक कैल्शियम एटम का मास कितना है, 40 यू, 40 यू, 40 यू। इन सब का मिला के मतलब जब ये 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे, तो इन सब का मास जब हम मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 40 ग्राम्स। सो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 40 यू बड़ा है या 40 ग्राम्स बड़ा है। तो डेफिनेटली 40 ग्राम बड़ा है, क्योंकि 40 ग्राम बेसिकली क्या है, वो मोलर मास है। वो कैल्शियम के, जैसे यहाँ पे कैल्शियम का एग्जांपल लें, तो वो कैल्शियम के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। और 40 यू क्या है, कैल्शियम के सिर्फ एक ही एटम का मास है। भले ही वैल्यू सेम है, बट लेकिन यूनिट अलग है, उनका मतलब अलग है। सो ये मतलब होता है मोलर मास का। अब इसमें थोड़ा आगे और चलते हैं। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन एक ये भी दूर कर लेते हैं। जैसे 3 टर्म्स ये भी आते हैं, एटॉमिक मास, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। एक होता है मॉलिक्यूलर मास, एक होता है फॉर्मूला यूनिट मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल का मास। और फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, कंपाउंड का मास, आयोनिक कंपाउंड का मास। सो एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास। तो जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन के एटम का जो भी मास होगा वो एटॉमिक मास होता है। जैसे हमें पता है वो कितना होता है, 1 यू होता है। अब अगर मॉलिक्यूल ले, तो जैसे यहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे होता है, H2 होता है। क्योंकि हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल वो 2 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना होता है। इसका मास कितना होता है, तो कैसे निकालते हैं, 2 × 1, तो कितना आ जाएगा, 2 यू। इसी तरह से कंपाउंड ले लेते हैं हम, लेट से NaCl ले लेते हैं। तो NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, सोडियम का क्या कहते हैं आपका वो एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 23 होता है। और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। सो जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 and 3 8 and 3 और 2 5.5, इतना यू आ गया। सो दिस इज फॉर्मूला यूनिट मास। सो ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी के हिसाब से मास कैलकुलेट होता है। तरीका वही है, बस ये ध्यान रखना है, एटॉमिक मास है तो एटम का मास होगा, अगर मॉलिक्यूल है तो हम वर्ड मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे, अगर कंपाउंड है तो हम वर्ड फॉर्मूला यूनिट मास यूज करेंगे। दैट्स इट। सो ये सब चीजें थी जो हमें जाननी थी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले। अब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या चीज। तो मोल कॉन्सेप्ट में दो चीजें आती हैं बेसिकली। मोल कॉन्सेप्ट इज मेड अप ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। सिर्फ इन 2 स्टेटमेंट में ही आपका मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जो ऑलरेडी हम वैसे पढ़ चुके हैं, बट अब उसको हम एक कोलैबोरेटिव वे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, वो मोल को रिलेट करता है किसी भी चीज के नंबर से। और जो दूसरा कंसेप्ट होता है वो किसी भी मोल को, वो किस चीज से रिलेट करता है, आपका मास से। तो दो यहाँ पे बेसिकली फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो पहला आपका जो कंसेप्ट होता है, उसमें पहले कंसेप्ट में क्या होता है, जो मोल होता है उसका नंबर से क्या रिलेशन होता है, वो फर्स्ट कंसेप्ट से देखते हैं। और सेकंड कंसेप्ट में क्या होता है कि मोल का मास से क्या रिलेशनशिप होता है, वो देखते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट जैसे पढ़ते हैं, मोल का नंबर से क्या रिलेशन होता है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज के एक मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर आपको एटम बोला है तो आप यहाँ पर भी एटम यूज करेंगे। अगर आपको मॉलिक्यूल बोला है तो जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग लिख लेते हैं कि अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात की है तो यहाँ पर भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसी तरह अगर 1 मोल आयंस की बात की है या कंपाउंड्स की बात की है, यहाँ पे एक साथ ही लिख लेते हैं, या फिर आपके पार्टिकल्स की बात की है,
तो यहाँ पर भी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर फिक्स रहेगा, वर्ड बदल जाएंगे बस। आयन होंगे तो आयन, कंपाउंड होंगे तो कंपाउंड की ही बात होगी, और अगर पार्टिकल होंगे तो पार्टिकल की बात होगी। सो ये था फर्स्ट कंसेप्ट जो आपका मोल को किसी भी चीज़ के नंबर से लिंक करता है। सेकंड कंसेप्ट पढ़ते हैं, मोल को मास से कैसे रिलेट करते हैं। तो मोल को मास से कैसे रिलेट करते हैं भाई, हमें पता है किसी भी चीज़ के एक मोल का मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग, वो हमेशा क्या होता है, उसका मोलर मास होता है। मतलब किसी भी चीज़ के एक मोल में कितना मास होता है, उसका मोलर मास होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगर हमें लेट्स से 2 मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 2 मोल में हीलियम के कितने एटम्स होंगे, सपोज हमें ये निकालना है। तो अब बहुत सिंपल है। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको हो सकता है फॉर्मूले मिले इसके, बट मैं फॉर्मूले नहीं बताता क्योंकि हमें फॉर्मूले से क्या होता है, थोड़ा रट्टाफिकेशन टाइप का हो जाता है। तो रट्टाफिकेशन नहीं करना चाहिए, प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए तो ही चीज़ क्लियर होती है प्रॉपरली। सो इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे डायरेक्टली, हम उसको बिल्कुल बेसिक टेक्निक से यूज़ करेंगे ताकि हमारी क्लैरिटी एकदम रहे कंसेप्ट के अंदर। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे हीलियम के 2 मोल्स एटम्स में कितने एटम्स होते हैं। तो अब हमें पता है 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो अगर 1 मोल में इतने एटम है तो 2 मोल्स में कितने होंगे। तो इसमें क्या लगेगा, अब यूनिटरी मेथड। अगर एक का आपको डेटा दिया है तो मल्टीपल का डेटा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। So this will be 6.022 into 10⁻23 into 2. So it will come out to be 12.044 into 10⁻23 atoms. यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो यानी 2 मोल हीलियम एटम्स में कितने एटम्स होंगे, 12.044 into 10⁻23 एटम्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे अगर एक एग्जांपल, अब ये हमने फर्स्ट कंसेप्ट का एग्जांपल ले लिया जहाँ पे हमें मोल को नंबर से लिंक करना था। एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं लेट्स से कि 2 मोल ऑफ हीलियम एटम्स में कितना मास होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, अब ये सेकंड कॉन्सेप्ट से होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कॉन्सेप्ट 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स में कितना मास होता है, मोलर मास होता है हीलियम एटम का। अगर एटम होगा तो एटम ही यूज करना है, अगर मॉलिक्यूल होता है किसी चीज का तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा हीलियम का। तो मोलर मास हीलियम का क्या होता है वो हमें ऑलरेडी, वो कैसे निकाल सकते हैं, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है, 4U होता है। बट मोलर मास में क्या होता है, वैल्यू सेम रहती है, बस यूनिट चेंज हो जाती है, वो ग्राम्स में आ जाता है। सो देयरफॉर मोलर मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम। तो अब हमें यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स में यानी कितना मास होता है, 4 ग्राम मास होता है। तो 1 मोल में अगर 4 ग्राम है तो 2 मोल्स में कितना होगा। तो सिंपल यहाँ भी यूनिटरी मेथड लग जाएगा कि 2 मोल्स में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 ग्राम्स। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द सेकेंड टाइप। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हमें मोल नहीं दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल दिया था तो बहुत इजी लगा था क्वेश्चन, बट अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको या तो नंबर्स देगा, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ भी दे देगा और आपसे मास पूछेंगे। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें आपको मास दे देंगे और आपसे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जाएंगे। मतलब सीधा फर्स्ट कंसेप्ट से सेकंड कंसेप्ट पे जंप करना है हमें। अभी तक तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें एक्सक्लूसिवली फर्स्ट कंसेप्ट या एक्सक्लूसिवली सेकंड कंसेप्ट लग रहा था, अब हमें दोनों को लिंक करना है। तो दोनों को लिंक कौन करता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि मास है एक तरफ और एक तरफ है किसी भी चीज के नंबर, लाइक नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जनरल वर्ड यूज करते हैं पार्टिकल्स। तो इन दोनों को लिंक करने के लिए एक ही चीज है, वो है आपकी मोल। आप मोल यूनिट से इन दोनों को लिंक कर सकते हो।
क्योंकि हमें दोनों का डेटा एक मोल में पता होता है कि एक मोल में मास कितना होता है, मोलर मास, और एक मोल में ये नंबर्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। सो अब हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। लेट्स से ये क्वेश्चन है। सो पिछले भी क्वेश्चन में हमने हीलियम का एग्जांपल लिया था, इसलिए मैंने थर्ड क्वेश्चन में भी हीलियम का एग्जांपल लिया है। तो अब इसमें क्या है, आपको 52 ग्राम यानी मास दिया हुआ है हीलियम का, और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो सबसे इन दोनों को लिंक करने के लिए क्या होता है, मोल होता है, ये हमें पता है। तो हमें यानी कि सबसे पहले किस पे फोकस करना है, मोल निकालने पे फोकस करना है। तो हम मोल कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है कि पहले हीलियम का हम मोलर मास लिख लेते हैं। तो मोलर मास क्या होता है हीलियम का, वो होता है 4 ग्राम। सो हम कह सकते हैं 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल्स होते हैं। तो अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं, 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो कितना हो जाएगा 1/4 मोल। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल का डेटा पता था, हमने एक का डेटा निकाल लिया। अब हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 52 ग्राम्स दिया हुआ है। तो 52 ग्राम्स हीलियम में कितने मोल्स हो जाएंगे, 52/4, एंड दैट इज इक्वल टू 13 मोल्स। तो अब हमारे पास मोल्स आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये 52/4 कैसे हुआ कि हमें एक का डेटा पता था यहाँ पे 1/4, तो मल्टीपल का डेटा निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी एक तरीके से ये ऐसे था 1/4 इंटू 52। सो मैंने उसको डायरेक्टली 52/4 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आएगी आपकी 13 मोल्स। सो 13 मोल्स अब हमने निकाल दिया। अब जैसे ही हमने मोल्स निकाल दिए, हम वैसे ही इसके नंबर ऑफ एटम्स इजीली निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं कि अब हमें पता है 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ये हमें पता है ऑलरेडी। लेकिन हमारे पास मोल कितने हैं, 13 मोल्स हैं। तो अगर एक मोल में इतना है तो 13 मोल में कितना होगा, तो वही 1 का डेटा पता है, मल्टीपल का निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बस यही हमारा आंसर है। इसको आप फाइनली मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा। सो वो हमारा जो भी होगा, सो दैट विल बी दी आंसर। सो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जिसमें हमें डायरेक्टली बिना मोल दिए हुए क्वेश्चन में हम को मास और नंबर ऑफ एटम्स को लिंक करना होता है। सो इसके और भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे, कैलकुलेट मास ऑफ 12.044 into 10⁻23 molecules of H2O, that is water. So इसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और हमें मास निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले हम मोलर मास निकाल देते हैं। क्वेश्चन में आप हमेशा सबसे पहले मोलर मास निकाल दिया करो। तो मोलर मास, अगर मास की बात है क्वेश्चन में, तो मोलर मास की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो पहले हम मोलर मास ऑफ H2O निकाल देते हैं। सो वो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। सो इट विल कम आउट टू बी 18 ग्राम्स। तो ये हो गया मोलर मास H2O का। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अब क्वेश्चन पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ से मोल्स निकालेंगे, और मोल्स जैसे निकल जाएंगे उससे हम फिर मास निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ H2O में, यानी वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम इस स्टेटमेंट को घुमा के लिख लेते हैं, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कितने होते हैं, 1 मोल होते हैं। सो बेसिकली मैंने इसी स्टेटमेंट को घुमा के लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमें निकालना होता है उसको हम हमेशा राइट साइड पर रखते हैं इक्वालिटी के। तो हमें थोड़ा सा
ईजी लगता है मतलब सॉल्व करना। तो जैसे हमें मोल्स निकालने थे यहाँ पे, इसलिए मैंने मोल्स को राइट साइड में कर दिया। तो अब अगर इतने मॉलिक्यूल्स में एक मोल होता है तो एक मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल में कितना मोल होता है, दैट इज इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। बट अब हमें कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन में दिए हैं। तो अगर एक का डेटा आपको पता है, मल्टीपल का डेटा निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस मल्टीपल नंबर से, दैट इज 12.044 इंटू 10⁻23। इतना मोल्स आपका आंसर आया। सो अगर 10⁻23 को कट करते हैं यहाँ पे, 3 डेसिमल विल कैंसल आउट। फाइनली ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 मोल्स। सो अब हमें पता चल गया वाटर के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो यानी अब हमें क्वेश्चन मतलब किस तरह से समझना है कि हमें मास निकालना है 2 मोल्स वाटर का। सो वो कैसे निकालेंगे, सेकंड कंसेप्ट से। तो हमें याद रखना है कि हमारा कितना आया था पीछे, 2 मोल्स ऑफ वाटर आया था। अब हमें इसका मास निकालना है। तो हमें पता है एक मोल में, पानी के एक मोल में, किसी भी चीज के एक मोल में उसका मोलर मास होता है। और ये मोलर मास हमने ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट किया था, 18 ग्राम्स आया था। तो अगर एक मोल में 18 ग्राम्स है तो 2 मोल्स में कितना होगा, तो आपका 2 मोल्स में होगा 2 इंटू 18 ग्राम्स एंड दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस तरह से हम मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो वो क्वेश्चन है, विच हैज greater number of atoms, right? So the question is which has greater number of atoms। और आपको दो चीजें दी हैं, एक तरफ दिया है आपको 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और एक तरफ दिया है 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। यानी क्वेश्चन है कि इन दोनों में से किस में ज्यादा एटम्स होंगे। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों में ये निकालना पड़ेगा कि कितने कितने एटम्स होंगे। तो पहले 100 ग्राम ऑफ Na में निकाल देते हैं कि 100 ग्राम ऑफ Na में कितने एटम्स होंगे। सो पहले इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोलर मास निकाल लेते हैं पहले। तो मोलर मास सोडियम का कितना होता है, 23 ग्राम्स। सो यानी हम कह सकते हैं कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल्स होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के एक मोल में उसका मोलर मास ही होता है। तो यानी मोलर मास में हम कह सकते हैं 1 मोल था। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में ये हो जाएगा आपका 1/23 मोल्स। बट आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम्स में कितना आ जाएगा, ये 100/23 मोल्स। अब इतने मोल्स आ गए, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम क्या करेंगे कि अब हमें पता है 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 23 सोडियम एटम्स। तो हमें निकालना कितने में है, 100/23 मोल्स में निकालना है। तो 100/23 मोल्स में कितना हो जाएगा, 100/23 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमने निकाल लिया सोडियम के लिए। इसी तरह से हम निकालते हैं आयरन के लिए भी। तो आयरन का भी आपको क्या दिया था, 100 ग्राम ऑफ आयरन। सो इसका भी मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलर मास आयरन का कितना होता है, आयरन का मोलर मास होता है 56 ग्राम, क्योंकि आयरन का एटॉमिक मास 56 U होता है। तो इसलिए उसको मोलर मास क्या हो जाएगा, वही वैल्यू रहेगी, ग्राम्स में हो जाएगा बस। तो पहले हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि 56 ग्राम्स ऑफ आयरन में कितने होंगे, 1 मोल होंगे, क्योंकि 56 ग्राम उसका मोलर मास है और मोलर मास में 1 मोल होता है हमेशा। तो 1 ग्राम्स में कितना होगा, 1 ग्राम में हो जाएगा 1/56 मोल। बेसिकली यूनिटरी मेथड चल रहा है यहाँ पे। तो 100 ग्राम ऑफ आयरन में कितने मोल्स हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे 100/56 मोल्स। सो ये हमने निकाल लिया 100 ग्राम ऑफ Fe में कितने मोल्स हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसके एटम्स चाहिए कि भाई जितने मोल्स अब हमारे पास आए हैं उसमें एटम्स कितने हैं।
तो 1 मोल ऑफ Fe में मतलब 1 मोल आयरन में 6.022 इंटू 10⁻23 आयरन एटम्स होते हैं। बट हमें कितने मोल्स आए हैं यहाँ पे? एज पर द क्वेश्चन हमें आए हैं 100/56 मोल्स। सो इतने मोल में कितना होगा? बस ये नंबर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नंबर से, इतने आयरन एटम्स। सो अब हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं दोनों वैल्यूज को। तो एक बार सोडियम के लिए हमारा कितना आया था? 100/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और आयरन के लिए हमारे पास आंसर कितना आया? 100/56 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो ये आया 100 ग्राम सोडियम में, और ये आया 100 ग्राम, वही 100 ग्राम आयरन में कितने एटम्स होते हैं। सो ये दोनों के एटम्स हमने निकाल लिए। अब हमें इनको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कंपेयर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कंपैरिजन के लिए, तो ये वैल्यू सेम है बिल्कुल दोनों में। तो यानी इस वैल्यू से कंपैरिजन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों में सेम है। ये 100 भी दोनों में सेम है, तो इस वैल्यू से भी कंपैरिजन का कोई लेना देना नहीं है। तो यानी सिर्फ दोनों में से कौन बड़ा है कौन नहीं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिनोमिनेटर पे, सिर्फ इस वैल्यू पे, ये जो 23 है और ये जो 56 है, इस पे। तो आपको पता है मैथ्स में जनरली क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का अगर हम डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएंगे तो नंबर छोटा होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ लिखा है नंबर 1/3 और एक तरफ लिखा है 1/4। अब अगर हम सोचें इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा होता है आपका? ये नंबर बड़ा होता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो अब हम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो दोनों में से डिनोमिनेटर किसका छोटा है? सोडियम वाले का छोटा है, 23 है, क्योंकि उसके नीचे ये 56 है। तो इसका मतलब 100/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये पूरी चीज़ बड़ी है 100/56 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से। सो इसका मतलब ये क्या चीज़ है? ये हमने निकाली थी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 100 ग्राम्स सोडियम। सो यानी दैट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 100 ग्राम आयरन। सो इसका मतलब हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि 100 ग्राम Na में जितने एटम्स होंगे वो ज़्यादा होंगे 100 ग्राम आयरन के एटम से, सेम क्वांटिटी में। दोनों को 100 ग्राम दिया हुआ था, तो लेकिन सोडियम में ज़्यादा होंगे एटम्स एज कम्पेयर टू आयरन। सो ये डिफरेंस बेसिकली क्यों आता है? ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आता है मोलर मास की वजह से, क्योंकि दोनों की मास की यूनिट अलग अलग होती है। सो इस वजह से अब वैसे हम इसको बिना करे भी बता सकते थे। बिना करे हम इसको किस तरह बता सकते थे कि सोडियम और आयरन में दोनों में से हैवी कौन है? सोडियम का मास होता है 23 और आयरन का मास होता है 56। तो आयरन आपका हैवी है। तो अगर आयरन आपका हैवी है तो वो 1 मोल को जल्दी बना लेगा। मतलब अगर कोई हैवी चीज़ है, अगर कोई हैवी चीज़ है, तो अगर आपको इसका 1 मोल बनाना है तो इसमें कम यूनिट्स लगेंगी 1 मोल बनाने में, जल्दी आपका 1 मोल बन जाएगा। बल्कि तब कि आपका सोडियम का क्या है? कम मास है। तो कम मास है तो उस केस में आपको ज़्यादा एटम लगेंगे उसी मास तक पहुंचने के लिए, जो मोलर मास होता है, मतलब 1 मोल का मास होता है। सो इस वजह से यहाँ साफ साफ हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी कह सकते थे कि सोडियम का जो है नंबर ऑफ एटम्स होंगे 100 ग्राम्स में, वो डेफिनेटली ज़्यादा होंगे आयरन के 100 ग्राम के कंपैरेटिवली। सो अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो हमको ये इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ऑब्जेक्टिव में आंसर टिक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट एंड इट्स क्वेश्चंस। सो इसके अगर फर्दर हमें सेशंस लेने होंगे, so we'll take further sessions also as per the demand. So this is all about today's session. Please subscribe the channel, like the video and tap the bell button to get the notification of all further lectures. Thank you and have a nice day.